हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी सॉ इन क्लास, हमने क्लास 7th में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहेली और बूझू की कहानी कि वो लोग गए थे प्रोफेसर अहमद के साथ एक फॉरेस्ट ट्रिप पर जाते हैं और उसमें टीबू नाम का भी एक लड़का होता है और वहां पर वो अपने वहां से आने के बाद वो सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने क्लासमेट्स के बीच में कि कुछ बताते हैं कि कुछ लोग भरतपुर सेंचुरी में विजिट किए थे, कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे, कुछ लॉकचाउन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए थे, कुछ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एसेट्रा में घूमे थे। तो ये सब चीजें जब वो लोग डिस्कस करते हैं तो वहां से एक क्वेश्चन आता है जो कि पहेली के दिमाग में आता है और वो होता है कि आखिर ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, ये सब है क्या और इनकी जरूरत क्या है। तो ये चीजें जो है वो पहेली के दिमाग में आती हैं और इन चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फिर फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। इससे डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या है ये? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। हम जैसे फॉरेस्ट काट रहे हैं, हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हम जानते हैं कि बहुत वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड टुडे। हम जानते हैं कि ये सारे पेड़ पौधे जो हैं या जानवर हैं ये बहुत जरूरी है किसके? हाँ, आज मानव जाति के लिए। मानव जाति के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये हम जैसे आप सुने होंगे फूड चेन के बारे में, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? तो प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर उनको एनिमल नहीं खा पाएंगे और एनिमल नहीं खा पाएंगे तो एनिमल मर जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर एक भी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन, इन तीनों में से कोई भी एक अगर डिस्टर्ब होगा तो इनडायरेक्टली सब पे असर पड़ेगा और जो कि हम सबसे जो कि एक डेंजर हो सकता है। इसीलिए आज के दौर में हम सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं और खासकर ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें हमारे सारे आते हैं, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन दोनों आते हैं। और जो सबसे बड़ी परेशानी से जो गुजरा जा रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन हम जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब पेड़ों को काटना। जंगल में जितने पेड़ हैं उनको काट दिया जा रहा है। क्यों काटे जा रहे हैं? तो आप जानते हैं क्यों काटे जा रहे हैं? इन फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम क्या है, जमीन की जरूरत है। और जमीन की जरूरत क्यों है, लैंड की जरूरत क्यों है? क्योंकि लैंड की जरूरत बहुत तरह से है और साथ ही साथ ट्रीज की भी जरूरत है। जैसे पहला यहाँ पे बताया गया है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन। क्योंकि देखिए जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या है, लोगों को लैंड चाहिए। लैंड किस लिए चाहिए? खेती करने के लिए चाहिए। और खेती होगी तभी अनाज आएगा और अनाज होगा तो तभी इंसान जी पाएगा। साथ ही साथ बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए क्या हो रहा है, सबको अपना अलग अलग घर चाहिए और साथ ही साथ फैक्ट्रीज की भी डिमांड बढ़ जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए हैं। तो फैक्ट्री बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है। साथ ही साथ लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं। साथ ही साथ फर्नीचर के लिए, घर में जो अच्छे टाइप के फर्नीचर यूज किए जाते हैं, फिर से जो हमारे डोर, विंडो, ये सब जो बनते हैं वो किसके बनते हैं? लकड़ी के बनते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं गांव में आज के डेट में भी फ्यूल का इस्तेमाल, मतलब लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो इसकी वजह से भी पेड़ों की कटाई हो रही है। और कुछ डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉज हैं। नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? तो है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना। आपने हाल ही में सुना होगा अमेज़न जंगल में आग लगा था। फिर से साथ ही साथ आपके ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगा था। जब क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, पेड़ में आपस में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है और वो आग लग जाती है, फायर हो जाता है, जिससे काफी पेड़ जो होते हैं जंगल के जल जाते हैं और उसमें कई जानवर भी जल जाते हैं, कई एनिमल भी जल जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत खतरा है।
और ये क्या है, नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। साथ ही साथ सूखा पड़ जाना, कभी कभी बारिश एकदम कम हो जाती है जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, और सूखे पड़ने की वजह से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और ये एक नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन होने का। और भी आपसे पूछा जा रहा है कि और कॉजेज बताइए डिफॉरेस्टेशन के और उनको क्लासिफाई कीजिए, तो आप बता सकते हैं और कॉजेज क्या हैं। तो रोड्स बनाने के लिए, रोड्स रेलवेज ये सब बनाने के लिए, फिर से डैम्स बनाने के लिए, डैम्स रोड रेलवेज ये सब बनाने के लिए भी फॉरेस्ट की कटाई होती है, मतलब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, नतीजे क्या है, नतीजे क्या है किसके, डिफॉरेस्टेशन के। आपको क्या नतीजे देखने को मिलेंगे, काटने को तो काट दिया जा रहा है, लेकिन इसके क्या नतीजे देखने को मिलेंगे वो बात की जा रही है। तो पहली बूझो रिकॉल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली बूझो जो है वो याद करते हैं कि क्या है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो उनको याद आता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है अर्थ का। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर ट्रीज रहेंगी तो ट्रीज क्या करेंगे, ट्रीज जो है वो CO2 जो कि व्हीकल्स के द्वारा पॉल्यूटिंग गैस है, CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको क्या करता है, ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो उसको लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज करेगा। आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब्सॉर्ब करने का मतलब ये लोग ले लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये CO2 गैस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो ये हमको हमारे लिए इसलिए फायदा है क्योंकि जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस क्या करता है, ये CO2 गैस जो है वो हीट रेज को, जो सन से आने वाली हीट रेज होती हैं, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और अब्सॉर्ब करके हमारे सराउंडिंग में रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए ये अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज करने में मदद करता है। साथ ही पॉल्यूशन फैलाते हैं। अगर CO2 गैस जो होंगी वो अगर प्लांट्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाएंगी तो CO2 का लेवल कम हो जाएगा, पॉल्यूशन थोड़ा कम कंट्रोल में हो जाएगा। साथ ही इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्या होगा, अगर सारे प्लांट कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई अब्सॉर्ब करने के लिए रहेगा नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी। साथ ही ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो भी नीचे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ग्राउंड वाटर पे कैसा असर पड़ रहा है, तो ग्राउंड वाटर पर भी असर पड़ता है, और वो ऐसे क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कौन करता है, ये एक इवापोरेशन प्रोसेस होता है, और जो कि किससे होता है, इवापोरेशन फ्रॉम लीव्स। ये क्या होता है, इवापोरेशन होता है लीव्स से। किसके लीव से, मतलब आप लोग जानते होंगे प्लांट्स और ट्रीज के लीव से होता है। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इवापोरेशन होता है वाटर का लीव्स पर से, और लीव्स पर से जब इवापोरेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है, और बारिश होती है तो फिर इसकी वजह से हमारा सूखा नहीं पड़ेगा और हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। और जब समय समय पर बारिश होगी तो जमीन के अंदर का पानी रिचार्ज रहेगा और हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो लोअर्ड नहीं होगा। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ द नेचर। ऑफ कोर्स नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब करता ही है। यहाँ पे बोला जा रहा है, दे वेयर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी। बोला जा रहा है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर इसी तरह से पेड़ों की कटाई होती रहेगी तो जो रेनफॉल है, बारिश है, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर एक बूझो का एक क्वेश्चन है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल वन हैंड एंड लीड फ्लड ऑन द अदर हैंड। बहुत सही क्वेश्चन है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो रेनफॉल भी कम लाता है और बाढ़ भी उसी की वजह से आ जा रही है। तो ये ऐसा होता है कि देखिए, जो क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ के जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं, पहली बात तो ये कि ये रिड्यूस रेनफॉल कैसे कर देगा, अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
बारिश नहीं होगी। मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो रेनफॉल में बाधा ला रहा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा और बारिश नहीं आएगी। साथ ही साथ अब ये फ्लड को कैसे रोकता है, मतलब अगर पेड़ रहेंगे तो फ्लड कैसे कंट्रोल रहेगा, तो वो इसलिए कि अगर देखिए जब बारिश होगी और वाटर लॉगिंग होगा तो जो जड़ होते हैं प्लांट्स के या पेड़ के, ट्रीज के, वो क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेंगे और इस वजह से फ्लड आने से बच जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as flood and drought. Recall that the plants need carbon dioxide for photosynthesis, or fewer trees would you mean that less carbon dioxide will be used by resulting in its increase. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर कार्बन CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इट विल लीड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हीट रेस को ट्रैप कर लेता है, सूरज से आने वाली गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और वो अर्थ में ही रहता है, जिसकी वजह से जो हीट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जो अर्थ से सनलाइट जो आती थी वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती थी, अब वो लाइट रेस क्या हो रहा है, CO2 की मदद से ट्रैप होकर के एटमॉस्फेयर में रह रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ हमारा क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। और अर्थ जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों बेकार है, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बेकार है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने से जो हमारे ग्लेशियर हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने लगेंगे और फ्लड आ जाएगा पूरे एरिया में। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सही नहीं है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब कर देगा वाटर साइकिल को, और साथ ही साथ ये वाटर साइकिल पर भी असर दिखाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा और रेनफॉल जैसे ही कम हो गया वैसे ही ड्राफ्ट हो जाएगा, मतलब सूखा आ जाएगा। तो इस तरह से भी हमारा नुकसान पहुंचाता है। फिर से डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर cause which leads to the change in the soil property. डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही आजकल जो हमारी मिट्टियां हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही हैं और मिट्टियां जब खराब हो जाएंगी तो फसल अच्छी नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण है सॉइल की प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल आपने पढ़ा था कि क्लास 7th में ट्रीज प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन। आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधों के जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को बांध के रखते हैं अपने से, और बांध के रखने की वजह से चाहे हवा आए, विंड आए, चाहे वाटर आए, बारिश, फ्लड आ जाए, तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है मिट्टी की वो प्लांट के जड़ से बंधी रहेंगी और वो उड़ के नहीं जाएंगी। आपको पता है ना, ऊपर वाली टॉप लेयर ही सबसे ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। अगर टॉप लेयर हट जाएगी तो हमारा मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से अगर हवा भी आए, विंड आए या फिर फ्लड आए तो उसमें हमारा जो ऊपर का लेयर है, टॉप लेयर है, वो इरोज नहीं होगा और ये हमको मदद करेगा सॉइल इरोजन रोकने में। हाँ, तो इसीलिए अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन भी होगा, और सॉइल इरोजन होने की वजह से क्या होगा, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। और टॉप लेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होता है। अगर यही लेयर हट जाएगा, अगर ये लेयर चला जाएगा तो नीचे का जो हार्ड लेयर है, रॉकी लेयर है, वो जो होता है वो कम ह्यूमस वाला होता है और वो लेस फर्टाइल होता है, कम उपजाऊ होता है, जिसकी वजह से जो लैंड का फर्टाइल है वो डेजर्ट में चेंज होने लगेगा और इसी को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें जो सॉइल है वो लेस ह्यूमस होने लगे और उसकी वो बंजर होने लगे, उसके उपजाऊपन खत्म होने लगे, तो हम क्या कहेंगे, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अब खत्म होने लगी है और वो अब किस में कन्वर्ट होने लगा है, डेजर्ट में। और इसी की कन्वर्जन, फर्टिलिटी का जो डेजर्ट में कन्वर्जन है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन ये है कि फर्टाइल ऑफ द सॉइल जो होता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ओके,
फिर हमारा नेक्स्ट है कि साथ ही साथ फिर डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, तो डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो हमारे पानी के वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी खराब होती है। साथ ही साथ जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो सॉइल के अंदर वो इनफिल्ट्रेट करने का वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता है। देयर आर द फ्लड, और इस वजह से क्या आता है, फ्लड होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से फ्लड आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट टेक्सचर, ये जो होता है इसकी वजह से ये भी चेंज हो जाता है और सॉइल खराब हो जाती है। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। हम जानते हैं कि हम फॉरेस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, और आज के डेट में हम उनका शॉर्टेज महसूस कर रहे हैं। तो आपको जो भी ऐसा प्रोडक्ट लिखे आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आजकल वुड ही हो गया, वुड बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं वो बहुत कम हो गए हैं और उनको काट करके फर्नीचर बन रहे हैं, तो इसीलिए आजकल वुड वाली चीजें, वुड के फर्नीचर्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। फिर से साथ ही साथ हमको जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आजकल आप देखते होंगे सिटीज में पेड़ है ही नहीं, जिसपे से जो दातुन होता है वो दातुन भी आजकल क्या हो रहा है, बिक रहा है, उसको भी खरीदा जाता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो आजकल बिक रहे हैं और वो खरीदने पर मिल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो हैं वो फॉरेस्ट कट रहे हैं और हमारे यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ों की शॉर्टेज हो जा रही है और उसकी वजह से हमें फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो जो कि है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट को बचा के रखना क्यों जरूरी है, और वाइल्ड लाइफ को बचा के रखने क्यों जरूरी है। आखिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं और वाइल्ड लाइफ को बचाएं, ये हमको पढ़ना है। तो हैविंग बिकम अवेयर द इफेक्ट ऑफ, जब पहेली और बूझो जो है डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट को जान जाते हैं तो वो बहुत चिंता में हो जाते हैं और वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। मतलब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, इसके बारे में वो जानने के लिए प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर अहमद जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज करते हैं विजिट बायोस्फीयर रिजर्व का। प्रोफेसर अहमद एक ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप बायोस्फीयर रिजर्व का फॉर पहेली एंड बूझो और उनके क्लासमेट्स के लिए, जहां वो लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं। ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। ही ऑल्सो नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज वॉज अपर हिमालयन पीक एंड दोज बिलोंगिंग्स टू द लोअर वेस्टर्न घाट। कुछ जो है वो हिमालयन पीक से मिलते होंगे, वहां पे जो वेजिटेशन पाया जाता है उससे थोड़े बहुत मैच करते हैं और थोड़े बहुत लोअर वेस्टर्न घाट वाले से मैच करते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड हियर इज यूनिक। वो ये भी मानते हैं कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो बहुत यूनिक है, इसीलिए वो यहाँ पे आए होते हैं। ही रिक्वेस्ट माधव जी, वो वहाँ पे माधव जी जो एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय होते हैं और गाइड का काम कर रहे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या होता है, चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर, कि वो उनको गाइड करे। किसको करे? बच्चों को गाइड करे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कि कैसे रहना है, क्या है, सबके बारे में बताएं। ही एक्सप्लेन द प्रिजर्विंग एरिया सच एज, वो फिर उसके बाद जो होता है वो जो वहाँ पे प्रिजर्व एरिया बनाए गए होते हैं उनके बारे में, उनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और नेशनल हेरिटेज से के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम एक ये बॉक्स है उसको रीड करते हैं। ये क्या है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर जो है वो ऐसा पार्ट है अर्थ का जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वहां पे लाइफ सपोर्ट करती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी दोनों एक ही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोले चाहे बायोडाइवर्सिटी बोले, बायो जो लिविंग थिंग को कहा जाता है और डाइवर्सिटी उसे वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है बायोडाइवर्सिटी का? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर आर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विथ द इन्वायरमेंट। यहाँ पर ये बताया जाता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है
कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं अर्थ पर, और इनके जो आपस में इंटर रिलेशनशिप है और इन्वायरमेंट का अर्थ के साथ, इन्वायरमेंट का एनिमल के साथ, एनिमल का इन्वायरमेंट के साथ, प्लांट्स के साथ, ये सब कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। अब क्या है यहाँ पे, माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल एफर्ट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट, मतलब हमारे पर्सनल एफेक्ट के बावजूद जो होता है, जो गवर्नमेंट होती हैं और बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, सरकारी एजेंसियां होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनका वो क्या करती हैं, वो फॉरेस्ट का देखभाल करती हैं और एनिमल्स की भी देखभाल करती हैं। जो गवर्नमेंट होते हैं वो एक ऐसा रूल्स बनाते हैं, मेथड बनाते हैं और पॉलिसी बनाते हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है, वो क्या करती है, वो रूल्स बनाती है, जैसे कि अगर कोई भी हंटिंग पोचिंग मतलब अगर जानवरों को मारता हुआ मिला तो उसको सजा दी जाएगी, जेल हो जाएगा। फिर से साथ ही साथ कुछ मेथड्स बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती है कि किस तरह से इनको प्रिजर्व करके रखा जाए। अब इनको ऐसे रखा जाए कि ये अपने इनको भी ऐसा ना लगे कि हम जू में हैं, इनको बाकायदे प्रॉपर न्यूट्रिशन सब कुछ मिले और इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसमें हम लोग कोई बाधा ना लाए। ऐसे चीजों को सोचते हुए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज और प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो किसके लिए बनाए गए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं। ये वैसे प्रोटेक्टेड एरिया है। अब इन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फन्ना, फ्लोरा किसे कहते हैं, फ्लोरा प्लांट्स को कहा जाता है और फन्ना जो है वो एनिमल्स को कहा जाता है। तो टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फन्ना, फ्लोरा मतलब प्लांट और फन्ना मतलब एनिमल, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनके हैबिटेट एंड देयर हैबिटेट जहाँ ये रहते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं इनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं या नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानते हैं, रिजर्व के रूप में जानते हैं। इनके लिए कुछ सिस्टम यहाँ पर कुछ बनाए जाते हैं, नॉर्म्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांटेशन नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे कल्टीवेशन मतलब प्लांटेशन का और कल्टीवेशन का मतलब है यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर भेड़ नहीं चराया जा सकता है, पेड़ नहीं वहाँ पे तोड़े जा सकते हैं या गिराए जा सकते हैं, जानवरों की हंटिंग और पोचिंग नहीं की जा सकती है। ये सब वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, कानूनी अपराध है। अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ उसको सजा मिलती है। तो ये वहाँ पे कानूनी अपराध है। ठीक है, अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, जैसे कि इसका नाम ही वाइल्ड लाइफ है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो नेचुरल अपने हैबिटेट में रहने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वाइल्ड लाइफ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और इनको इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है कि इनके नेचुरल हैबिटेट में ये नेचुरली रहें और इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड जो होता है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ ये प्लांट्स और नेशनल मतलब आप समझ लीजिए जो नेशनल धरोहर है उसको दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे हमारा जो है लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानवर हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। साथ ही कुछ अच्छे प्लांट्स हैं, उन सबको भी जो अभी खत्म होने के कगार पे है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बनाए गए हैं। तो ऐसा एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और उनको पूरी तरह से फ्रीली उनको रह सके, अपना फ्रीली हैबिटेट यूज कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके बिना किसी के डिस्टर्बेंस को, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सबसे बड़ा एरिया होता है, ये सबसे लार्ज एरिया होता है प्रोटेक्टेड लैंड का। ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स, एनिमल और इसके साथ साथ जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स आप जानते होंगे ना, जो आदिवासी होते हैं,
उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें। फिर से सुन लीजिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक ऐसा एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स, एनिमल्स और ट्रेडिशन, जो जैसे ट्रेडिशन के रूप में जो हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जैसे आपके अंडमान में पाए जाते हैं, तो अंडमान में बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर अंडमान में ट्राइबल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला टॉपिक हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जो थे, अब कहानी यहाँ पे वही है कि जो बच्चे थे जो प्रोफेसर अहमद के साथ गए थे और उनको माधव जी जो गाइड कर रहे थे, जब वो लोग बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर हुए तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब आपको मैंने बायोडाइवर्सिटी समझाया था, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना होता है। और यहाँ पर हम, जैसे इसका नाम ही है बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम क्या करते हैं, जो वैरायटी, बहुत तरह के वैरायटी, मतलब बहुत वैरायटी में प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इन सबको इसमें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है बिना कोई डिस्टर्बेंस के, और ये इस एरिया में बहुत आराम से पाए जाते हैं। ठीक है। द बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो हेल्प करता है, मेंटेन करता है हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, कल्चर है, एरिया ऑफ दैट एरिया वो रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कल्चर ऑफ दैट एरिया कैसे, जैसे कुछ एरिया का कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा फेमस होता है, तो उन पेड़ पौधे, उन जानवर को प्रोटेक्ट करके रखना ही हमारा कल्चर होता है। जैसे अभी अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में आपको किस तरह के जानवर पाए जाएंगे, तो जैसे पोलर बियर, पैंगविन, ये सब चीजें पाई जाएंगी, तो वो वहाँ का कल्चर है। अगर हम वहीं डेजर्ट में देखें तो डेजर्ट में आपको कैमल पाया जाएगा, और कैमल पाया जाएगा, कैक्टस पाया जाएगा, तो ये वहाँ का कल्चर है कि वहाँ पे इसी टाइप के प्लांट्स रह सकते हैं। तो ये जो होता है हर एरिया वाइज किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, इनको सहेज के रखना, इनको कंजर्व करके रखना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और ये जो होता है ये कल्चरल होता है, तो इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी देख सके कि ये ऐसे ऐसे जानवर हमारे यहाँ पे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है में ऑल्सो कंटेन, बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि आपको पता है कि जो तीनों हम पढ़े थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, तो सबसे बड़ा एरिया जो था वो बायोस्फीयर रिजर्व ही था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, कई बार जो होता है वो कई चीजों को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जैसे अदर प्रोटेक्टेड एरिया को भी अपने अंदर कंटेन करके रख सकता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो बच्चे थे वो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे। कहाँ गए थे, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका मैप यहाँ पे समझाया गया। तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें एक नेशनल पार्क है, मतलब पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बड़ा सा, उसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके अंदर है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम बोरी और पंचमरी है। ठीक है ना। तो यानी कि बायोस्फीयर जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, और इस एरिया के अंदर ही आपको नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिली थी। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये जो है ये बड़ा सा जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन है। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व में कहीं एक जगह पे बोरी सेंचुरी दिखाया गया, ये मतलब ये एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी सेंचुरी, और दूसरा जो है वो पंचमरी सेंचुरी था, जो कि ये रहा, ये आपका पंचमरी सेंचुरी, ये भी बायोस्फीयर, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सतपुरा नेशनल पार्क, ये जो है ये आपका क्या है, ये जो एरिया है ये आपका नेशनल पार्क है, ये आपका नेशनल पार्क है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इन सबको कवर करते हुए जो बड़ा सा है, ये क्या है, ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वो अपने अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी कंटेन करके रखता है।